हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारी एजुकेशनल चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो आज हम लोग क्लास 11th का वेक्टर का फिज़िक्स के वेक्टर का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे डोमिनेंटली क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले वाले लेक्चर अभी तक सात लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिए। और इससे पहले वाला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 7 था वो तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सिर्फ ट्रायंगल लॉ के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो बस कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इससे पहले, क्योंकि ये पूरी इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप लोगों को खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वेक्टर का, देन आप लोग डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ का जान सकते हैं और उसका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 7 देखा है तो वो लोग वेट कर रहे होंगे उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने दिया था। वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस ट्रायंगल लॉ और उसका डेरिवेशन के बाद देखेंगे इसी वीडियो में। तब तक आप लोग वेट कीजिए और ट्रायंगल लॉ तब तक देख लीजिए, क्योंकि जो लोग डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ ही देखने के लिए आए हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़ते रहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट करते रहिएगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना वेक्टर है, दो वेक्टर। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना वेक्टर है, दो वेक्टर, मतलब ये सिर्फ वैलिड है कितने वेक्टर के लिए, ये भी पैरेललोग्राम जैसा ही सिर्फ वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली टू वेक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ही वैलिड है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, किसी भी एंगल पे ये वैलिड है, किसी भी एंगल पे इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है किसी भी एंगल पे, तो उसको क्या कर दीजिए, उसको ऑर्डर में सजा दीजिए। ऑर्डर का मतलब है एक के बाद दूसरा, मतलब एक का हेड, पहले वाले का हेड, और जो दूसरा वाला होगा उसका टेल इस तरह से रहेगा, मतलब एक ऐसे ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब है एक के पीछे एक और। मतलब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, मैं कुछ वेक्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए वेक्टर ए है जो कि है 2 न्यूटन ईस्ट के तरफ, ठीक है, और वेक्टर बी है वो मान लीजिए 4 न्यूटन है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट, ये है। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा 2 न्यूटन ईस्ट। ये कैसे बनेगा, ये ईस्ट से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा कुछ बनेगा 4 न्यूटन का वेक्टर बी। ये हम लोग इस तरह से डिज़ाइन किए थे पिछले क्लासेस में, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। तो ये है ए, ये है बी। अब ये क्या कह रहा है कि इस दोनों वेक्टर्स को आप लोग कैसे ज्वाइन कीजिए, ऑर्डर में ज्वाइन कीजिए। ऑर्डर में कैसे ज्वाइन करेंगे भाई, वो देख लेते हैं। इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। तो चलिए ऑर्डर में करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले इसको उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे ऐसे, वेक्टर ए को रख दिए। और वेक्टर बी को कैसे रखेंगे, उठा के इसी के ऑर्डर में। तो इसी के ऑर्डर में अगर यहाँ पे रख देंगे टेल टू टेल, अगर यहाँ पे रख दिए ए बी को, तो ये क्या ऑर्डर में होगा। ऑर्डर का मतलब है एक के बाद उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में। पर ये एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, टेल से टेल जुड़ गया। ये पैरेललोग्राम में कहा जाता था, इसमें नहीं। तो ऑर्डर में हम लोग रखेंगे तो क्या इसको पलट के रख सकते हैं क्या, नहीं। इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्टली रखेंगे, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा वेक्टर बी। क्या फ़र्क पड़ रहा है देखिए इससे, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ऑर्डर में कैसे हो रहा है। तो ऑर्डर का मतलब है पहले ये ऐसे गया, फिर ये उसी डायरेक्शन में इस तरह से। समझ में आ रहा है क्या, मतलब रास्ता नहीं, अपना मुंह नहीं मोड़ेगा ये, मतलब घूम नहीं जाएगा पीछे। ऐसे गया पहले, फिर दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में, मतलब अपना मुंह नहीं मोड़ा। अब अगर इसी तीसरा भी अगर ऑर्डर में लेंगे और कुछ इस तरह से है तीसरा वेक्टर, तो कैसे होगा, जुप और फिर जुप, मतलब ऐसा आ जाता इस डायरेक्शन में। मतलब अभी इसको बोल सकते हैं ऑर्डर में है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से, ऐसे
ऐसे और फिर इस तरह से। जैसे कोई गाड़ी वाड़ी साइकिल वाइकल मोटरसाइकिल बाइक चलता है, कैसे चलता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे फिर ऐसे, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे फिर ऐसे पॉसिबल नहीं था, ऐसे इसके बाद यही पॉसिबल है। तो चलिए इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। दो चीज़ था, क्या क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसको हम लोगों ने ऑर्डर में लिख लिया। तो ऑर्डर में किस तरह से लगना चाहिए, सच दैट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो ऑर्डर वाला वेक्टर कैसा लगना चाहिए, एडजेसेंट साइड जैसा। किसका एडजेसेंट साइड, किसका एडजेसेंट साइड, ट्रायंगल का। ठीक, ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड जैसा लगना चाहिए, लग भी रहा है। तो इस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस दो वेक्टर को अगर प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा, उस आंसर को ही हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। वो रिजल्टेंट क्या देगा, द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये देगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब इस दो वेक्टर का जो भी ऑर्डर है उसका ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, पर इसके ऑपोजिट ऑर्डर होगा इसका। मतलब ये, मतलब सिर्फ वेक्टर ऑर्डर में होगा पर रिजल्टेंट उसी ऑर्डर के ऑपोजिट वाले ऑर्डर में होगा। बात समझ में आया, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे जूम, फिर जाना चाहिए था जूम, फिर आना चाहिए था वापस ऐसे जूम, पर आ कैसे रहा, जा कैसे रहा, ऐसे जूम। मतलब ये ऑर्डर में है और ये उसका ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर से सुनिए, दो वेक्टर अगर आपके पास है तो उस दो वेक्टर को आप लोग ऑर्डर में सजा लीजिए सच दैट वो कैसा लगे, एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल लगे। जैसे ही सजा देंगे तो उस दो वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा, मतलब वेक्टर सम का जो आंसर आएगा, जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, वो रिजल्टेंट कौन देगा, थर्ड साइड ऑफ दैट सेम ट्रायंगल, ऑफ दैट सेम ट्रायंगल, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं। अभी इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा वो बताइए, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। इतना चीज़ आप लोग रफ में उतार ली जल्दी जल्दी, हम लोग इसको सजा के भी लिखेंगे। तो ये जो हम लोग का है, एक वेक्टर ये है, एक ऑर्डर में दूसरा वेक्टर है ए, ये बी, और रिजल्टेंट द थर्ड साइड बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये हो जाएगा, होना चाहिए था ऐसे ऐसे और ऐसे, पर होगा ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी ए और बी का बीच का एंगल कौन सा होगा, क्या ये होगा एंगल। तो हम लोग फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर में एक टॉपिक पढ़े थे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो चीज़ याद होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी डिफाइंड है जब दो वेक्टर आपस में या तो हेड से हेड जुड़ा हो या तो टेल से टेल जुड़ा हो। तब जब टेल से टेल जुड़ा हो तब वहाँ पे एंगल वो वैलिड एंगल होता है, या तो हेड से हेड जुड़ा हो तब वो वैलिड एंगल होता है। ठीक है, टेल टू हेड ये एंगल वैलिड नहीं होता। इसका मतलब ये एंगल वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये एंगल ए और एंगल बी के बीच में दो एंगल है, एक ये है एक ये है, ये तो है ही नहीं, ये तो एंगल ए मतलब वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर का है, तो ये एंगल तो बात नहीं करेंगे, तो अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं पिछला वीडियो के हिसाब से। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डायरेक्टली याद रखिए कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को अगर हम लोग डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से, अगर वो दोनों टेल टू टेल जॉइन है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर रिजल्टेंट दोनों टेल टू टेल जॉइन है, तो दोनों के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अभी वेक्टर ए और बी का बात हो रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। ए एंड बी के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। पर वो थीटा क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर के आइदर हेड टू हेड जुड़ा हुआ होना चाहिए या तो टेल टू टेल। तो यहाँ पे देखिए हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, हेड टू टेल वाला एंगल वैलिड नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मन ही मन इमेजिन करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये वाला इसका टेल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब टेल टू टेल जुड़ जाएगा और वेक्टर ए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा थीटा। ये थीटा नहीं होगा क्योंकि हेड से टेल जुड़ा हुआ है और हेड से टेल वाला चीज़
वैलिड नहीं होता है, हेड से टेल वाला एंगल वैलिड नहीं होता है। बस इसी चीज़ में एक्सप्लेनेशन था, बाकी इसके बाद जो भी आएगा ईजी आएगा, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, उसमें लिख लीजिए इस चीज़ को कि एंगल कौन सा होगा, बाहरी वाला एंगल होगा। जब भी ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी द एक्सटर्नल एंगल। चलिए हम लोग आते हैं अभी ट्रायंगल लॉ में कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है, समझ तो गए ही होंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल लॉ पूछेगा एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ, स्टेट एंड डिराइव ट्रायंगल लॉ। तो हम लोग को स्टेट अच्छी तरह से करना है। चलिए स्ट्रेट करते हैं इसको, मैं इस पार्ट को एडिट कर दूंगा, मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, ओके। तो ये रहा ट्रायंगल लॉ का स्टेट या फिर डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा है। आप लोग ध्यान में दिमाग में रखिएगा जो अभी तक हम लोग समझे, और इस चीज़ को एग्जाम में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या बोलता है वो देख लेते हैं। आप लोग पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, जल्दी से क्विक इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके। चलिए इसको समझते हैं अभी। इट स्टेट्स दैट if there are two vectors acting in a particle such that it represents two adjacent sides of a triangle taken in order, then the resultant is given by the third side of that same triangle taken in opposite order। यही बात हम लोग किए थे कि ये कहता है, ट्रायंगल लॉ हम लोगों से कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है जो एक पार्टिकल में एक्ट कर रहा है, पार्टिकल में लग रहा है, चाहे वो फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, सच दैट वो दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब वो दो वेक्टर जो है इस तरह से दिख रहा है जैसे कि कोई एडजेसेंट साइड्स हो कोई ट्रायंगल का, जिसको टेकन किया गया है, मतलब लिया गया है किस तरह से, ऑर्डर में लिया गया है, मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखें। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, मतलब उस दोनों का रिजल्टेंट का मतलब ही क्या है, उस दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो प्लस वेक्टर में अलग टाइप का होता है जो हम लोगों ने पहले देख लिया था पॉलीगॉन लॉ में, वेक्टर नंबर लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो 5 में इस सब चीज़ का हम लोग बात किए थे कि प्लस अलग अलग होता है वेक्टर के केस में। तो वही कह रहा है कि टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट सेम ट्रायंगल। मतलब तब रिजल्टेंट जो होगा उसी ट्रायंगल का जो एडजेसेंट साइड हो रहा है उसका थर्ड साइड को हम लोग रिजल्टेंट बोल देंगे, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। जो भी ऑर्डर में रहेगा बाकी दो वेक्टर्स उसके ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट ले लेंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए फिर से, मैं थोड़ा देर वेट कर रहा हूँ फिर से, ओके। हो गया, मिटाऊँ मैं, वेरी गुड, ओके, मिटा रहा हूँ। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट, ट्रायंगल लॉ यही कहता है। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव में हम लोग दो ही चीज़ करते हैं, जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, और तो कुछ करते नहीं हैं। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर मॉड, वो वही होता है जो पैलोग्राम में होता था। क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला, जहाँ पे a क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, मतलब सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, इसका खाली वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है तो इसको प्लस इसको माइनस ऐसा नहीं करेंगे, सब पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि कहाँ था, बाहर था, ट्रायंगल के बाहर एक्सटर्नल एंगल था। तो वही फार्मूला है, सेम फार्मूला आप लोग देख सकते हैं जो पैलोग्राम में था। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यस, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है, बट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से प्रूफ करना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था वेक्टर, मतलब इसी चीज़ को लाए थे हम लोग पैलोग्राम के मेथड से, बहुत ही सेम है, बट क्वेश्चन आता है थोड़ा सा तो अलग होता ही है, हल्का सा वेरिएशन तो है ही। चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर नहीं, हाँ वेक्टर आर, सॉरी, रिजल्टेंट आर, यही है। तो डायरेक्शन क्या होगा, tan α = a, ये था ना हम लोग का, ये आर था, ये ए था, ये बी था, तो इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते थे, इसको अल्फ़ा। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से कितने एंगल पे है, वो खाली बता देंगे कि कितने एंगल पे है, तो हम लोग क्या बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो पता चल रहा है कि उधर है, नॉर्थ ईस्ट तरफ, पर हम लोग एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर ए से कितना एंगल पे है रिजल्टेंट, तो एग्जैक्ट वाला मिल जाएगा। तो क्या होता है, वही फार्मूला जो पैलोग्राम में था, b sin थीटा
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए चलते हैं डिराइव की ओर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग डिराइव में बढ़ते हैं, डेरिवेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टेट इतना दूर इंपॉर्टेंट तो था ही था, अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डेरिवेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे जो भी था हम लोग के पास वेक्टर। तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, और ये है रिजल्टेंट जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है आर। ये था हम लोग का थीटा, बाहर वाला थीटा था, और ये था अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट्स का नामकरण कर लेंगे, कुछ नामकरण कर लेते हैं इस सब पॉइंट्स का, इस ट्राइंगल के पॉइंट्स का। ए बी तो पहले से है, हम लोग पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको एस ले लेते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मान लेते हैं टी। सबसे पहले क्या किए, प्रूफ में हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए करेंगे, प्रूफ में ड्रॉन एस टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू प्रोड्यूस्ड, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ में किए थे। इस पी क्यू को आगे बढ़ाएं और एस टी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अभी हम लोग इस क्यू टी का वैल्यू निकालेंगे और एस टी का। ठीक है, पी एस का वैल्यू हम लोग को पता है कि पी एस का मैग्नीट्यूड कितना है, आर का मैग्नीट्यूड के बराबर। पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्यू एस का मैग्नीट्यूड कितना है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। बस खाली हम लोग को पता क्या नहीं है, एस टी का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, और क्यू टी का, क्यू टी पाई। चलिए, हम लोग निकालते हैं क्यू टी का और एस टी का मैग्नीट्यूड। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं मिटा रहा हूँ, ये हम लोग को निकालना है, कॉपी में आप लोग का रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल एस क्यू टी देखिए, इन ट्राइंगल एस क्यू टी दिख रहा है, ये निकालना है। मान लीजिए क्यू टी पहले, तो थीटा पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालना है। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, या फिर बेस या हाइपोटेनियस का रेशियो थीटा पता है, क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे, क्यू टी, एच क्या है यहाँ पे, क्यू एस। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू टी कितना आ गया, तो क्यू टी तो नहीं पता, वही तो निकालना है। क्यू एस कितना है, तो क्यू एस मतलब बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड, या फिर सिर्फ बी भी लिखेंगे तो भी चलता। तो यहाँ से क्यू टी कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो सिर्फ हम लोग बी कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये आ गया हम लोग का क्यू टी। इसको हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं, चलिए साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। क्यू टी कितना आ गया, बी कॉस थीटा, ये आ गया क्यू टी। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे इस एस टी को इसी ट्राइंगल में। तो अभी कॉस थीटा लेने से नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एस टी, हाइपोटेनियस क्या है, क्यू एस। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एस टी, जो कि नहीं पता तो एस टी ही लिख देंगे। एस क्यू कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मतलब बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी ही सिर्फ लिख देंगे। तो एस टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो एस टी कितना आ गया, बी साइन थीटा। इसको भी साइड में लिख लेते हैं हम लोग, एस टी इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ओके। आप लोग साथ साथ में जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे नोट करते चलिए, तब आसानी होगा, कॉपी में आप लोगों का नोट्स बनते जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ इसको। एस टी मिल गया, क्यू टी मिल गया। अभी इन ट्राइंगल पी एस टी, इस पूरे ट्राइंगल को देख लीजिए आप लोग, उस पूरे ट्राइंगल को हम लोग लेने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल पी एस टी, इस पी एस टी में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट टी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर
इक्वल्स टू एस टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है। पी एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड आर का स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे ऐसा सिर्फ आर का स्क्वायर, क्योंकि आर का मतलब ही है मॉड आर। एस टी का स्क्वायर, एस टी कितना आया था, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। पी टी स्क्वायर, पी टी मतलब पी क्यू भी है और क्यू टी भी है, तो लिख देंगे क्या, पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाइए साथ में, हम लोग सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे बस। अच्छा, मिटाने से काम नहीं चलेगा ना, चलिए कुछ कुछ देर और चल देते हैं ऐसे। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है ए, तो लिख देंगे ए, प्लस क्यू टी कितना है, क्यू टी है बी कॉस थीटा, तो लिख दीजिए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब सिर्फ ए ही स्क्वायर रहेगा, फिर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू ए और बी पूरा बी कॉस थीटा है, तो टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। होप समझ में आ रहा है, होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है पूरा क्या, ओके। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से करते हैं पूरा फुल, पहले इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिया, इसको टिक कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ए स्क्वायर लिख लिया। अभी इसको और इसको साथ में लिखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लिए, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं प्लस फिर इसको लिख लेते हैं टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। देख लीजिए दिख रहा है पूरा कि नहीं, ठीक है। अभी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा, तो बी स्क्वायर लिख दिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अभी ये तो आप लोगों को पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, वन होता है, बहुत ईजी है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वन, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी स्क्वायर इंटू वन, मतलब सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही था हम लोग का। अब यहाँ से आर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे मतलब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यही हम लोग का क्या है, दिस इज हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया, ठीक है। ईजी है, समझ में आ गया इतना पार्ट। आप लोग वो स्टेप को एक बार नीचे और स्टेप कीजिएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू दिस देन आर इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले हर चीज़ को, ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से है सेम चीज़ किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बस सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं करना था इसमें, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। अभी आते हैं हम लोग डायरेक्शन में, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछेगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आते हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ आर, अभी हम लोग का ये था पी क्यू, इसको हम लोग कितना लिए थे, एस, इसको लिए थे टी, ये 90 डिग्री, थीटा अल्फ़ा, ये था बी साइन थीटा, ये था बी कॉस थीटा, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है, दिख रहा है क्या पूरा, ओके। अभी हम लोग को अल्फ़ा निकालना है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में ही आएंगे, सेम एस पी टी ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल एस पी टी। इस एस पी टी ट्रायंगल में हम लोग को ये पता है हम लोग को अल्फ़ा निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे टैन अल्फ़ा डायरेक्टली। टैन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी, पी यहाँ पे क्या है हम लोग के लिए, एस टी बाई बी कितना है, पी टी, तो लिख लीजिए पी टी। तो टैन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस टी कितना है, तो एस टी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन थीटा, तो लिख लीजिए बी साइन थीटा
PT कितना है, तो PT टू भागों में बटा हुआ है, एक PQ प्लस QT, तो लिख लीजिए PQ प्लस QT। तो यहाँ से tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, B साइन थीटा। PQ कितना है, PQ का मैग्नीट्यूड कितना है, PQ का मैग्नीट्यूड है A, तो लिख लेंगे हम लोग A, प्लस QT कितना है, तो QT का मैग्नीट्यूड है B कॉस थीटा, तो लिख लेंगे B कॉस थीटा। दैट्स इट, दिस इज द डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन, यही है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ। आप लोग मैग्नीट्यूड का भी देख लिए हैं और डायरेक्शन का भी देख लिए, डेरिवेशन इतना ही आता है, एग्जाम में इतना ही दूर करना है। जिन लोगों ने बस खाली इस वीडियो को क्लिक किया था ट्रायंगल लॉ के डेरिवेशन और ट्रायंगल लॉ के स्टेट के बारे में, दैट्स इट, ऑल अबाउट द वीडियो। अब हम लोग पिछले क्लास का कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में भी कुछ नए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी देखना है तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। मैं आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं मिटा रहा हूँ। ओके ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था जो कि ये था फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स सोन। ये था 2 यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस यूनिट को लिखना भूल गया था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दिया था। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ था। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इसको पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में ही कॉमेंट कर दीजिए आंसर इसका। ठीक है, पॉज कर लिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए, तो क्या था इसका, आप लोग ज़्यादातर लोग ने ये किया होगा कि इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया है, a² + b² + 2ab cos थीटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं इसमें कि 2 वेक्टर है और किसी एंगल पे 120 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, और 120 डिग्री कितना है, cos 120 डिग्री माइनस आप वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से कर दिए होंगे, क्योंकि a तो 1 यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1, और cos थीटा मतलब cos 120 मतलब -½ तो 2 यहाँ से आप लोग कैंसिल कर दिए होंगे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1² मतलब 1 + 1 2 प्लस यहाँ पे 1 × 1 × -1 मतलब -1, तो यहाँ पे -1 तो आ जाएगा √1 मतलब 1 यूनिट रिजल्टेंट। यही आया होगा रिजल्टेंट आप लोगों का 1 यूनिट, जो कि गलत है। बहुत बच्चों का सही भी आया है, ऐसा बात नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ये आया है 1 यूनिट, जो कि गलत है। क्यों गलत है, तो आप लोग एक छोटा सा चीज़ पैरेललोग्राम लॉ में उसका डेफिनेशन में भूल चुके हैं, क्या कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है तो सबसे पहले उसको टेल से टेल ज्वाइन करना है। क्या, टेल से टेल। तो क्या ये 2 वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है, फिगर पे ध्यान देना था आप लोगों को। ठीक है, ये पूरी कट जाएगा, तो ये टेल से टेल ज्वाइन नहीं है, हेड टू टेल ज्वाइन है, हेड से टेल। चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ये एक ट्रैप था जिसके वजह से ज़्यादातर लड़का लोग गलत कर रहा था। एक cos 120 का कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन करेंगे टेल से टेल, तो इसको शिफ्ट करेंगे आगे इस तरह से, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तभी एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 180 पूरा होता है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, रूट अंडर क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा, पर अभी थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि अभी टेल से टेल ज्वाइन है, और टेल से टेल ज्वाइन होगा तभी एंगल वैलिड होता है। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 × cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू ½ तो यहाँ से 2 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 1 + 1 + 1 1 जा 1 और वैसे 1 1 × 1 × 1 1, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा √3, तो √3 यूनिट्स आंसर होगा आप लोग का। यह था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है किधर से जुड़ा हुआ है वेक्टर्स। बढ़ता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर, जो कि कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन होगा। एग्जाम में भी आजकल पूछ लेता है, पहले के ज़माने में जब मेंस और एडवांस नहीं होता था तब इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता था। अभी एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो देख लीजिए आप लोग। मिटाऊँ इसको, ओके।
तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स p एंड q हैज़ अ सम ऑफ 8 यूनिट्स। दो वेक्टर है आप लोगों के पास p और q, जिस दोनों का अगर मैग्नीट्यूड का सम किया जाए, इसका भी दोनों का मैग्नीट्यूड का अगर प्लस किया जाए तो कितना आएगा, 8 यूनिट्स आएगा। एंड देयर रिजल्टेंट इज़ 4, मतलब दोनों को अगर प्लस करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना यूनिट आएगा, 4 यूनिट्स। तो द रिजल्टेंट इज और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है एक वन ऑफ द वेक्टर के। दोनों वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है कौन, रिजल्टेंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड एंगल बिटवीन देम। p और q का वैल्यू निकालिए, इंडिविजुअली कितना कितना होगा, और p और q के बीच में एंगल कितना होगा वो निकालिए। इस वीडियो को मतलब इसको यहाँ पे पॉज कीजिए और आप लोग खुद से पहले 10 से 15 मिनट खुद से दीजिए, उसके बाद फिर से प्ले कीजिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। तो आप लोग पहले पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट इस वीडियो को दीजिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर दीजिए। अगर नहीं बनता है, आप लोग जितना टाइम दे सकते हैं अपने आप को दे सकते हैं, और उसके बाद प्ले कीजिए और देखिए इसका सोल्यूशन। ओके, पॉज इट। कर लिया, कमेंट कर लिए क्या? तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। दो वेक्टर का p एंड q का सम दिया हुआ है 8 यूनिट्स, मतलब p प्लस q ये कितना दिया हुआ है, 8। इक्वेशन 1, पहला गिवन चीज़ ये था। दूसरा, एंड द रिजल्टेंट इज 4, r कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। r दिया हुआ है कितना, 4। तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के। तो मान लीजिए q के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो p कहीं यहाँ पे होगा, इसको पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम p को यहाँ होना पड़ेगा, कहीं इस जगह पे p को होना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो पाएगा, जहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, यहीं से पार होगा। समझ में आया क्या? पहले हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन से देखें कि द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट को एक वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो रिजल्टेंट होगा जो वो किसी दो वेक्टर का होगा ना। तो इस q के साथ जो p होगा, p को कहीं इस तरफ होना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होने का संभावना प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले इसको ड्रॉ कर दिए, उसके बाद इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए वहीं तक जहाँ तक इसको मतलब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, और इसको लाइन प्रोड्यूस किए, जहाँ पे दोनों मीट किया वहीं पे होगा p, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से, टेल से टेल। तभी ये रिजल्टेंट पॉसिबल है, मतलब ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये जो 90 डिग्री है ये है अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द फर्स्ट वेक्टर, जो कि है p। इसको हम लोग p ले लेते हैं और इसको q, ठीक है। इसको q ले लेते हैं, इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, इसको a मानते हैं, a क्या है, p है, और b के जगह पे क्या है, q है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज a वेक्टर। यहाँ पे p वेक्टर है वो। तो ये हम लोग का फिगर बन गया है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं मिटाऊँ क्वेश्चन को, ओके। अभी हम लोग के पास दिया हुआ है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान जाना चाहिए इसी पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ r का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ r का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ पे a क्या है, p², b क्या है, q², यहाँ पे a कितना है, p, b कितना है, q। तो हम लोग फार्मूला बन गया p² + q² + 2pq cos थीटा। अभी ये r गिवन है, कितना दिया हुआ है, 4। r कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। p इंडिविजुअली नहीं पता है, p + q पता है हम लोग को, पर p अकेला कितना होगा नहीं पता है, मतलब ये नहीं पता, अननोन है। ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। तो इससे निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ अननोन ही है, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो हम लोग के पास है, पहला हथियार था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, दूसरा हथियार है हम लोग के पास डायरेक्शन का फॉर्मूला, जो कि क्या था, tan α = b sin थीटा बाई a + b cos थीटा, यही था। यहाँ पे एक चीज़ पता है, अल्फ़ा पता है और कुछ नहीं पता। देखिए
बी नहीं पता, थीटा नहीं पता, ए प्लस ए नहीं पता, यहाँ पे बी कॉस थीटा में बी और थीटा कुछ भी नहीं पता, बस खाली क्या पता है, अल्फ़ा पता है। पर इससे काम बन सकता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है 90 और यहाँ पे आ जाएगा tan 90 और tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। तो यहाँ से क्लिक किया कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है और अनडिफाइंड होने पे क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं tan अल्फ़ा वाला से। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ रहा है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अभी tan अल्फ़ा कितना है, tan 90 है। tan 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे b के जगह पे हम लिख देंगे q साइन थीटा और a के जगह पे लिख देंगे p और b के जगह पे लिख देंगे q कॉस थीटा, क्योंकि b क्या है q और a क्या है p। तो tan 90 इक्वल टू q साइन थीटा बाई p प्लस q कॉस थीटा। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड इक्वल्स टू क्या, q साइन थीटा बाई ए पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यही होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं कॉपी आपके कॉपी में रहना चाहिए, हमको याद रखना है। ओके, आपके कॉपी में रहना चाहिए, आपको कॉपी में रहना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इक्वेशन 1 जब बोलेंगे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी यहाँ देखिए अनडिफाइंड इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा आया। अनडिफाइंड कब आता है, जब किसी भी चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, नीचे जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तभी यहाँ पे अनडिफाइंड होने का चांस है। समथिंग बाई ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। p प्लस क्यू कॉस थीटा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी यहाँ पे अनडिफाइंड आया होगा। मतलब ये इक्वेशन हम लोग को इम्प्लाई क्या कर रहा है कि जो p प्लस क्यू कॉस थीटा है ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। समझ में आया ये बात, समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो ही अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जो समथिंग मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पे अनडिफाइंड होने के लिए। तो अनडिफाइंड इक्वल टू अगर ये है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो भी ज़ीरो के इक्वल ही होगा, तभी अनडिफाइंड आया होगा। इसका मतलब पी प्लस क्यू कॉस थीटा क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे हम लोग क्या मिलेगा, इससे हम लोग को मिलेगा क्यू कॉस थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा निकाले, पहले निकाल देते क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, इस पी को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस पी। क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस पी। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस पी बाई क्यू। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, माइनस पी बाई क्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। इतना दूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस फिगर को समझ में आया क्या, फिर से फिगर एक बार देख लीजिए। रिजल्टेंट को एक पी के हम लोग 90 डिग्री कर दिए, क्योंकि बोला था परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रिजल्टेंट कर दिए तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए हम, तो इसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ा जो कि हम लोग का क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इस तरह से होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तभी रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा और 90 डिग्री का एंगल बना सकता है ए के साथ या फिर पी के साथ, जो बोलिएगा आप लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। मैं मिटाऊँ इस पार्ट को, ओके। हम लोग खाली इक्वेशन 2 को रखते हैं यहाँ पे, सॉरी। अभी हम लोग लगाते हैं यही वाला फॉर्मूला, r इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। r स्क्वायर, r दिया हुआ था हम लोग कितना 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16। r दिया हुआ था 4, आप लोग को याद होगा, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं पता है कुछ भी, पी स्क्वायर भी नहीं पता, क्यू स्क्वायर भी नहीं पता, 2pq नहीं पता। कॉस थीटा पता चल गया है कितना है, इक्वेशन 2 से माइनस पी बाई क्यू आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस पी बाई क्यू। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से q से q कैंसिल, बचा क्या 16 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस 2 पी इंटू पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 16 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है, दोनों में माइनस होगा और ये बड़ा है, माइनस साइन आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जाएगा क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी। क्या क्यू प्लस पी को हम लोग क्यू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी था, क्यू प्लस पी था, इसको हम लोग पी प्लस क्यू तो लिख ही सकते हैं ना, इसको हम लिख देंगे पी प्लस क्यू। और पी प्लस क्यू था कितना, पी प्लस क्यू था कितना 8, पी प्लस क्यू था कितना 8, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, पी प्लस क्यू था 8, इसका मतलब 6, देखिए आप लोग कॉपी में पहले लिखा होगा पी प्लस क्यू 8 था, तो यहाँ से क्यू माइनस पी को क्यू माइनस पी ही लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और पी प्लस क्यू के जगह पे उसका वैल्यू लिख देंगे जो कि कितना था इंटू 8 था, मतलब 8 लिख देंगे, बीच में इंटू है, ये इधर जाएगा तो 16 से डिवाइड होगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 8 2 जा 16, तो क्यू माइनस पी यहाँ से कितना आ गया 2, क्यू माइनस पी इक्वल्स टू कितना आ गया 2, क्यू माइनस पी कितना आ गया 2, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। इतना बात समझ में आया क्या, नोट डाउन कर लीजिए ऊपर से, यहाँ से स्क्रीनशॉट मारिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर इतना पार्ट को हो गया मिटाऊँ, ओके। इक्वेशन 3 को हम रहने देते हैं यहाँ पे, अभी क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या था, p प्लस क्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, p प्लस क्यू इक्वल्स टू इतना था ना 8 था ना, p प्लस क्यू कितना था 8, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं q प्लस पी उल्टा कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल देते हैं q प्लस पी इक्वल्स टू कितना 8। और इक्वेशन 3 कितना है, इक्वेशन 3 है q माइनस पी इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं q माइनस पी इक्वल्स टू 2। इस दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 1 ये था q प्लस पी इक्वल्स टू 8 या फिर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 8, दोनों बात बराबर है। और इक्वेशन 3 है कितना, q माइनस पी इक्वल्स टू 2, q माइनस पी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस पी माइनस पी कैंसिल आउट, प्लस पी माइनस पी कैंसिल आउट, समझ में आया क्या, प्लस पी था यहाँ पे माइनस पी था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। q प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होगा तो q प्लस क्यू कितना हो जाएगा 2q, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से q कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, q इक्वल टू कितना आ गया 5, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ q कितना आ गया 5 यूनिट्स। निकालने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, उसमें से हम लोग q निकाल दिए। अब इस q का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में या फिर 3 में किसी में भी, सॉरी 1 में या फिर 3 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम लोग के पास अभी नज़दीक में 3 है, तो 3 में हम लोग पुट करते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3, q माइनस पी इक्वल्स टू 2 है, मतलब 5 माइनस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 5, ये 2 इधर आएगा तो -2 और p उधर जाएगा तो प्लस p, तो 3 आ जाएगा, मतलब p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स। ये भी दूसरा आंसर, ये था हम लोग का पहला आंसर, और दूसरा आंसर ये, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया 3 यूनिट्स, q का वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट्स। निकल गया दोनों का मैग्नीट्यूड। पहला क्वेश्चन नहीं था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड q या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, जो कि 3 और 5 आ रहा है। अभी हम लोग को निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कि हम लोग इक्वेशन 2 में p और q का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मिटाओ में इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं हुआ है तो, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। चलिए, अभी हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 क्या था, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस पी बाई क्यू, यही था माइनस पी बाई क्यू। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p कितना है -3, q कितना है 5, तो -3/5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, क्या आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू -3/5, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, cos थीटा का थीटा निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 3/5, और यही हम लोग का आंसर cos इनवर्स 3/5, यही आंसर होगा, इसका कुछ और अलग से डिग्री में आंसर नहीं आएगा। cos इनवर्स 3/5 ही हम लोग करके छोड़ देंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो हम लोग का p निकल गया 3 यूनिट्स, q निकल गया था 5 यूनिट्स, और एंगल बिटवीन p एंड q निकल गया cos इनवर्स 3/5। हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं,
पी निकल गया कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, क्या क्या निकालने बोला था वो निकल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना निकल गया, 3 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना निकल गया, 5 यूनिट्स। और एंगल बिटवीन देम मतलब थीटा कितना निकल गया, कॉस इनवर्स 3/5। ये सब हम लोग का आंसर है। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और जल्दी से जल्दी लिख के कमेंट में ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। या फिर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे इस जगह पे दिया हुआ है, आस्क डाउट्स करके एक नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मैं देता हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये रहा आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, जो कि सेम टू सेम लगभग वही पैटर्न में क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज है और क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, घुमा के पूछा गया होगा, पर सेम टू सेम है। कहा गया है टू फोर्सेस F1 एंड F2 हैज़ अ सम ऑफ 20 न्यूटन, हैज़ अ सम ऑफ 20 न्यूटन। टू फोर्सेस F1 एंड F2 हैज़ अ सम ऑफ 20 न्यूटन, दो फोर्स है, दोनों का सम कितना है, 20 न्यूटन है। द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन इज़ नॉर्मल, जो जिसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, रिजल्टेंट दे दिया है 10 न्यूटन, रिजल्टेंट दे दिया है 10 न्यूटन। और वो जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल है टू द स्मॉलर फोर्स, जो भी स्मॉलर फोर्सेस दोनों में से, जो कि आप लोग को लेट करना है खुद से, या तो F1 को स्मॉलर मान लीजिए या फिर F2 को, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। 10 न्यूटन उसका रिजल्टेंट है, दोनों फोर्स का जो प्लस होगा उसका रिजल्ट कितना है, 10 न्यूटन। उसमें से जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल है स्मॉलर फोर्स के। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द फोर्सेस, मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, बस यही निकालना है। आप लोग मतलब जो कमेंट कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कमेंट कीजिएगा नीचे ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स का जगह दिखेगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट करना है। तो कमेंट किस तरह से करना है, जो F1 होगा उसको पहले एक नंबर लिखना है, कॉमा लेना है, दूसरा नंबर लिखना है, कॉमा देना है, और उसके पास कॉस थीटा इक्वल्स टू दूसरा नंबर लिखना है। मतलब आप लोगों को कमेंट में ये लिखना है, कॉमा देके ये लिखना है, और फिर ये लिखना है, कॉस थीटा नहीं लिखना है। पहला जो आंसर होगा, पहला जो आपको आंसर होगा वही हम मान लेंगे कि वही F1 का वैल्यू आया है आपका। दूसरा जो कॉमा के बाद नंबर होगा वही हम मान लेंगे F2 का वैल्यू होगा। और जो तीसरा नंबर होगा सम फ्रैक्शन, समथिंग बाय समथिंग फ्रैक्शन होगा, वही मान लेंगे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू वो आया है, ठीक है। बस कॉस थीटा की जगह पे वो लिखिएगा। दैट्स इट, इतना ही था हम लोग का 8th लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसका न्यूमेरिकल्स, और साथ में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जल्दी से जल्दी। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।